दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन शुरू से आखिर तक मेरे साथ में बने रहिए। इसमें आज आपको वो दिखाऊंगा शाहजेब खां जो आजम खां के बहुत करीबी और घर के मेंबर यानी उनके घर के भेदी भी कहे जा सकते हैं, वो टूटकर भाजपा में पहुंच गए। आकाश सक्सेना का उन्होंने दामन थाम लिया। इसके अलावा आजम खां ने वोट मांगने के लिए लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। उन्होंने रो रो कर लोगों से वोट मांगे हैं, उन्होंने इज्जत का वास्ता दिया है और अपनी पुरानी बातें भी उन्होंने याद दिलाई हैं। सब देखेंगे आप इसमें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री और उप मुख्यमंत्री रामपुर में मौजूद रहे। उन्होंने आकाश सक्सेना हनी के फेवर में कई मीटिंग्स की। मोहसिन रजा साहब यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कई मीटिंग्स की आकाश सक्सेना के लिए, वोट मांगे लोगों से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर उत्सव प्लेस में आए और उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्पीच दी और आकाश सक्सेना के लिए वोट भी मांगे। लेकिन आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और इस पूरी क्लिप को देखने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा। फसाद शानू जो वहाँ से आए हैं आजम खां के यहाँ से, उन्होंने आज मीडिया के सामने बहुत अच्छी बातें की, काफ़ी लंबी बात करी। वो सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और ऐसा लगा कि उन्होंने पहली बार शायद ज़िंदगी में सच बोला है। शाहजेब खां का आज पहला दिन था। उन्होंने लंबी चौड़ी शिकायत करी, एक मिसाल दी कि पेड़ लगाने वाली कि उसमें फल आएंगे तो आदमी खाता है, पीता, सब करता है। तो सबसे पहले बात शाहजेब खां से ही शुरू करते हैं। उस दल में भी 30-35 साल रहा और आज भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रभावित होकर भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री जी के योजनाओं को देखते हुए समाजवादी से आए हुए लोगों की एक ही भाषा क्यों है? यही भाषा फसाद शानू ने बोली थी और आज यही भाषा शाहजेब खां भी बोलते हुए नजर आए। फ़र्क ये हुआ इन्होंने यशस्वी की जगह ओजस्वी कह दिया। उनको पॉलिसियों को देखते हुए जो उन्होंने जनता के साथ बिना भेदभाव के हम आज तक जो सोच रहे थे यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा था। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि विकास की इस रफ्तार में, परिवर्तन के इस दौर में मुझे विकास के साथ जाना चाहिए और मेरे इसलिए जाना चाहिए कि मेरे जाने से रामपुर की भलाई होगी, रामपुर की तरक्की होगी। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आकाश हनीस भैया जी इतने वोटों से जीतेंगे, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। और मैं आप सब लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं जितनी मजबूती के साथ और जितनी ताकत के साथ और जितनी वफादारी के साथ और जितनी मेहनत के साथ मैं दूसरे दल में था, आज से भारतीय जनता पार्टी में और हनी भाई के साथ हूँ। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कभी आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी नहीं होगी, कभी आपको नीचा देखना नहीं पड़ेगा और कभी आपको मैंने अपने जमाने के 30 से 35 साल उस दल को दिए। मैं आज किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आदमी अगर पेड़ भी लगाता है तो उसकी ये मंशा होती है ये जवान होगा, इसमें फल आएंगे और इसके फल आएंगे तो उन फलों को मैं खाऊंगा, मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। मगर यहाँ ऐसा हुआ कि जब फल आने का वक्त आया और फल आने लगे तो उन फलों को उन्हीं लोगों को दोबारा खिलाने की कोशिश की जा रही है। एक भागी हुई चिटफंड कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति 300 करोड़ का मालिक कैसे हो गया, यहाँ ये भी तो बताना ज़रूरी था कि ईडी क्यों पीछे पड़ी है। जो एक बार वो खा चुके हैं तो हमारा इसका क्या औचित्य रह गया? हमारा नंबर कब आएगा? हम कैसे बोलेंगे? राजनीति कर रहे हैं, इमामत तो नहीं कर रहे हैं। हर आदमी अपनी नहीं कर रहा है। जो लोग और दूसरे दलों में उन्होंने आज तक क्या किया? राजनीति की शिखर पर पहुंचे। हम काहे के नहीं है? हम इस्तेमाल की मशीन है कि हमें जैसा चाहेगा जो इस्तेमाल कर लेगा। अब आज हमारी 61 साल की उम्र है। आज राजनीति में हम एक प्रधान नहीं है, किसी मोहल्ले वार्ड के मेंबर नहीं बन सके। मैंने अपनी भलाई के लिए और रामपुर के भलाई के लिए, ये कहिए कि अपने आप को बचाने के लिए और कमाए हुए पैसे को खर्च करने के लिए ये सब किया है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो मौजूदा हालात हैं और ये दौर जो है रामपुर की भलाई, उसकी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए तमाम लोगों को एक साथ एकजुट होकर एक बार हनी भैया को भारी ताकि ये इतिहास बन जाए और ये भ्रम टूट जाए लोगों का। जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है,
भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटती है, ये भ्रम खत्म हो जाए, इसी उम्मीद के साथ और इस भरोसे के साथ और इस शेर के साथ। पहले तो चाहते थे कि दरी बिछाए, अब पोछा लगवाने पर आ गए। यही सोच है। अब्दुल कौन है? अब्दुल प्रतीक है उस राजनीतिकरण का कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर अब्दुल का इस्तेमाल किया है, उससे झाड़ू लगवाई है, उससे दरी बिछवाई है, उससे नारे लगवाए हैं और उसको अपमानित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल को सम्मान किया है और अब्दुल अब सम्मान से जीना चाहता है। उन्होंने अपनी सोच फिर बता दी कि वो अब्दुल से दरी तो बिछवाते ही थे, अब पोछा भी लगवा। अच्छा, वो औलाद जिसको भी आपने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं उनकी बड़ी औलाद की बात कर रहा हूँ, उसके साथ भी आपने नाइंसाफ़ी की है। चलो हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, आपने तो अपने औलाद के साथ भी नाइंसाफ़ी की है। और मैं उनसे कहना चाहूँगा, राजनीति के तरीके से होती है, हल्की बात नहीं करें। हमने अभी तक उनके बारे में कोई हल्की बात नहीं की है। कभी वो कहा करते थे कि अगर सवाल गलत हो तो जवाब गलत होता है। फिर मैं उनसे ही कहना चाहूँगा कि गलत सवाल नहीं करें, गलत जवाब मिलेगा। दूसरी बात, अगर उनके मुँह में ज़बान है तो ज़बान इस अब्दुल के मुँह में भी। अब रामपुर वालों के मुंह में ज़बान आ चुकी है। आकाश सक्सेना और फनी साहब उनकी आवाज़ बन चुके हैं कि उनके रामपुर अब औद्योगिक नगरी बनने जा रहा है। इसी की जलन हो रही है उनको। उन्होंने कहा कल अपनी एक तकरीर में, भवाली चले गए, नैनीताल चले गए, अय्याशी करते हैं लोग भवाली में जाके, शराबें पीते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मेरा रामपुर का गरीब अब्दुल, जिसके लिए नैनीताल स्विट्ज़रलैंड की तरह होता है, पैसे जोड़कर इकट्ठा करके अगर अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ चला जाता है तो वो उनको बुरा लग रहा है। आपका बेटे कहाँ कहाँ घूमता है, आपकी औलादें कहाँ कहाँ घूमती हैं। फेसबुक को लोगों की माँओं का अपमान किया है, माँओं की बददुआएं ले लें। और मैं अपनी माँओं से कहना चाहूँगा, मेरी माँ जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, जो गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, कभी तो आपके लिए भी दुआएँ मांगती थी, उसी की इलाज तकलीफ होती। इसी बस ज़बानी की वजह से बार बार रामपुर को चुनाव देखना पड़ रहा है। इसी बस ज़बानी की वजह से रामपुर में चुनाव हो रहा है। अपनी बस ज़बानी पे लगाम दे। अरे अब तो डर रहे हैं अल्लाह से। उनके गुनाहों की सज़ा उनको तो मिली ही, क्योंकि हम उनके साथ थे, हमें भी मिली। हम अपने मुंह से कहना चाहते हैं कि हमें भी मिली। आपने मज़ारों को तोड़ा, आपने मस्जिदों की दीवारों को तोड़ा, आपने खानकाहों को तोड़ा। हमारी गलती थी कि हम उस वक्त आपके साथ रहे। शायद उन्हीं गुनाहों की सज़ा हमें मिली जो हमें जेल जाना पड़ा। शायद उन्हीं गुनाहों की सज़ा। मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने अभी तक नहीं कहा था, मैं कहना नहीं चाहता था। ये बात मेरे दिल में थी जिस दिन मेरे कुरान शरीफ, दुनिया की सबसे बड़ी मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ को ज़मीन पे मैंने देखा, मेरे ईमान ने उसी दिन कहा था। और जिसके अंदर भी ईमान होगा, जिस मुसलमान के अंदर ईमान होगा, वो समाजवादी पार्टी को राज़ी करेगा। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं आज से इनके साथ। पहली बार किसी समाजवादी ने सच बोलने की हिम्मत जुटाई है। देखिए, आज हर मुसलमान यहाँ का ये समझता है कि योगी सरकार ही आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सुरक्षा दे सकती है, योगी सरकार ही सम्मान दे सकती है। तो उसी कड़ी में रामपुर में जो अब्दुल है वो आज हमारे साथ। अच्छा, आजम खान तो कल ये कह रहे थे कि जो पार्टी में जा रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन कौन जा रहा है, वो समझे और हम तो आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। देखिए, हम करने में विश्वास करते हैं, कहने में विश्वास नहीं करते हैं। और आप इस चुनाव के बाद रामपुर में जो गंगा जमुनी की तहजीब जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसका जीता जागता प्रमाण आप 8 तारीख के बाद रामपुर में देखेंगे, जो कि इतिहास रखने का स्टेटमेंट है, जो कि हर चुनाव से 5-6 दिन पहले बोलने लगता है। ये सब पहले से जो तैयार किया हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि हर चुनाव में उनके साथ क्या होता है, इसलिए रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट हर चुनाव के 5-6 दिन पहले आपके सामने बाहर रहता है। क्योंकि आप 5 चुनाव उठा के देख लीजिए, एक ही सी लाइन होती है, अरे भाई कुछ तो बदलो, कुछ तो अलग कहो। आजम खान के जो अंधेरा है, अंधेरी रात जो थी, वो अब छटने को है। और 5 तारीख को रामपुर में नया सवेरा आने को है, हिंदू और मुसलमान के मिलन से। विधानसभा 37 नहीं बल्कि हड़बड़ाहट में विधानसभा 38 की सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर दिया और अगले दिन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। इतनी जल्दी है मेरी बर्बादी की, क्यों? आखिर क्या गुनाह है मेरा? एक वोट ही तो मांगता हूं, और वोट भी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा आपसे।
कभी नहीं कहा मुझे वोट दो। रात को ठंड में पब्लिक को जमा करके फिर ये क्या मांग रहे हैं अगर वोट नहीं मांग रहे हैं? सहता रहा, मेरा पूरा खानदान, ये खानदान ही तो है। बुरे वक्त में ये आपका खानदान हो जाता है और अच्छे वक्त में पाले हुए ये वो जंगली हो जाते हैं जो आधे रुक जाते हैं और आधे चले जाते हैं आपके अनुसार। कई बार आपने कहा है आधे रह गए और आधे चले गए। मेरा आज भी जेलों के अंदर है। मैं तनहा कोठरी में अंधेरी रातों में तुम्हारे कल की याद करके रोता रहा। प्लास्टिक के मग में डाल के पानी से सड़े हुए गेहूं की रोटी खाता रहा। और ख्वाब देखता रहा कि आप हिफाजत करोगे, मुहाफिज बनोगे। मुझे तो सजा मिल गई, बच्चों की याद भी नहीं। और याद रखना, मेरी सजा तो कब्र में मेरे साथ चली जाएगी, मगर तुम्हारे गुनाह की सजा कई नस्लें भुगतेंगी। आखिरत में जवाब नहीं दे पाओगे। मैं जब एम्बुलेंस से अपनी जिंदगी और मौत की सांसें गिन रहा था और सीतापुर जेल से मुझे निकाला गया था, ये सोच करके मैं जेल के अंदर न मर जाऊं, सीतापुर की सरहदों के बाहर जाकर। उस वक्त भी ये कलम मेरी जेब में लगा हुआ था, यही कलम था। अपने लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए। मैं तो पढ़ चुका। मैंने बाजू फैलाकर आपको अपने बाजू में सबोना चाहा, इसलिए कि आप मेरे दिल की धड़कन हो, मेरा ख्वाब हो। मैं आबरू हूं आपकी और आप जान हो मेरी। न मैं आबरू खोना चाहता हूं और न तुम जान खोना। आजम खां के जलसों में जब तक आजम खान नवाबों को गालियां या बुरा भला ना कहें तब तक वो जलसा उनका अधूरा माना जाता है। उन्होंने इस जलसे में भी नवाबों को किस तरह से और बता क्या देना चाहता है तू? इस जमाने के कैंसर, जिल्लत और ख्वारी के अलंबरदार, बता इस शहर को और क्या देना चाहता है? बेगैरत आवाज, बता क्या देना चाहता है? बेहया, बता क्या देना चाहता है? आज भी ये आवाजें बाकी हैं, आज भी बाकी है। तुम पर जुल्म करने वाली आवाज एक सही, मीर जाफर भी एक ही था। इधर ये चुनाव आजम खां की नाक की लड़ाई बना हुआ है तो उधर कई साथी उनको छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए आजकल वो जो जलसे बाकी रह गए हैं उनमें इमोशनल तकरीरें कर रहे हैं और रो रो कर लोगों से वोट मांग रहे हैं कि शायद उनके आंसुओं का असर लोगों पर हो जाए। कन्वेंसिंग करने में भी वो लोगों से यही कहते नज़र आते हैं या उनके कार्यकर्ता के इज्जत का सवाल है। लेकिन बुद्धिजीवियों का मानना यह है कि अब लोग विकास की गाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं, इसलिए ये मुश्किल है। बहरहाल उनका शेर सुनिए जिसमें रोए हैं वो। कुंवर बाराबंकी के उन्होंने शेर सुनाया आखिर में, और उस शेर को सुनाते सुनाते आँखों से आंसू भी टपकाए ताकि इन आंसुओं से वहाँ पर लोगों का दिल पसीजे। शिकस्त दिल का मजा याद आ गया, दिल टूटने का। मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया, तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया? मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया और तुम क्यों उदास हो गए, क्या याद आ गया? कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया।
दोस्तों, आजम खां शब्दों के जादूगर हैं और रामपुर के लोग बहुत जज्बाती हैं। आजकल उनका सिंपैथी वाला तीर चल रहा है। वो जानते हैं कि कब कहाँ कौन सा तीर छोड़ना है। ये तीर कामयाब भी हो सकता है। मंच पर उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। देखिए किस तरह एक नौजवान पर भड़के जब वो जलसा कर रहे थे। आप अपने पर हंस रहे हैं या हम पर हंस रहे हैं? कितना हंसोगे अपने ऊपर? तुम पे तो दुनिया हंस रही है, थूक रही है हम पर दुनिया। हंसो और हंसो। हमसे ज्यादा बेशर्म और कौन हो सकता है? आजम खां सभाओं के दौरान अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि अपने बेटे को बेगुनाह नहीं साबित कर सके। उसके प्रमाण पत्र जो है फर्जी नहीं बल्कि असली थे। उम्र साबित नहीं कर सका। उसे पैदा करने वाली माँ अपनी औलाद की उम्र साबित नहीं कर सके। ये हमारी बदकिस्मती है नहीं तो और क्या है? कहा कि उसके 2 पैन कार्ड नहीं है, कहा कि उसके 2 पासपोर्ट है नहीं है, एक खारिज हुआ है दूसरा बना है, एक पैन कार्ड खारिज हुआ है तो दूसरा बना है नहीं है। मैं चोर हूं, मैं बकरी का डाकू हूं, भैंस का डाकू हूं, मुर्गे का डाकू हूं, फर्नीचर का डाकू हूं, किताबों का डाकू हूं। ए अल्लाह, हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे। आजम खां के इसी स्टाइल की रामपुर की जनता दीवानी है और वो दीवाना बनाकर रहेंगे। यह है मोहसिन रजा साहब, उत्तर प्रदेश सरकार का चेहरा। साथ में बैठे हैं बाकर खां, भाजपा कार्यकर्ता। इन्होंने बहुत मेहनत की और मोहसिन रजा साहब की कई मीटिंग्स कराई हैं। मोहसिन रजा साहब ने आकाश के फेवर में वोट मांगे हैं और कई जगह पे मीटिंग्स करी हैं और लोगों को बताया है कि भाजपा सरकार में आने के क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद देखिए ये दानिश साहब हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री। ये मदार पर आकाश की जीत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक